न्यूज 18 के खास शो नेताजी का एक दिन में आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के घर। लखनऊ के ऐशबाग में अपने पुश्तैनी घर में रहने वाले दिनेश शर्मा दिन की शुरुआत माता पिता को प्रणाम करने से करते हैं। दिनेश शर्मा के माता पिता का देहांत हो चुका है, लेकिन आज भी सुबह उठकर उनकी तस्वीर के आगे नमन कर उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। माता पिता से आशीर्वाद लेने के बाद दिनेश शर्मा घर में ही बने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में सबसे पहले जाकर दिनेश शर्मा शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, फिर सभी भगवानों के सामने शीश झुकाकर पूजा अर्चना को समाप्त करते हैं। पूजा करने के बाद उप मुख्यमंत्री परिवार के साथ नाश्ता करते हैं। नाश्ते में सबसे पहले वो फलाहार करते हैं। हम भी नाश्ते की टेबल पर उनका साथ दे रहे थे। इसी दौरान उनसे कुछ खास बातचीत भी हुई। 3:45 पे मैं उठता हूँ, 3:45 पे थोड़ा सा हल्का सा एक्सरसाइज करके, और जो रात में 10 बजे के बाद जो लोग फ़ोन करते हैं तो उनको सुबह 3:45 से लेकर 4 बजे तक मैं कॉल बैक करता हूँ। फिर एक्सरसाइज, स्नान करना, ध्यान करना, उसके बाद भगवान का पूजन, और फिर वही 6 बजे के आसपास नाश्ता करने का क्रम होता है। सुबह 7 बजे तक का घटनाएं क्या घटी, अखबार, समाचार पत्र, कुछ जो आध्यात्मिक शैक्षिक चीज़ों की चर्चा, और फिर करीब 8:30-9 से मैं निकल जाता हूँ 8 बजे, 8:30 बजे। रात तो कब आना है ये कार्यक्रम पर निर्भर करता है। आते हैं तो सोते हुए मिलते हैं, और जब जाते हैं तो आपको कितनी मतलब कभी उलझन होती है इनकी दिनचर्या से? जी बिल्कुल उलझन तो होती है। कई बार मैं देखती हूँ खाना समय पर नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं, सुबह जो योग कर पाते हैं उसके बाद इनका लंच कहाँ है, डिनर कहाँ है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो हम कोशिश करते हैं समय से भोजन भेज दिया जाए, लेकिन इनका खाना कभी भी समय पर नहीं होता। तो ये समस्या मुझे रहती है हमेशा। उद्देश्य इतना बड़ा है तो फिर थोड़ी चीज़ें तो मैनेज करनी पड़ती है। मैं समझती हूँ इस बात को भी कि काम पहले है, लेकिन शरीर का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। पत्नियां तो शिकायत करते हुए दिखती है। अगर आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा? ये बिल्कुल। क्या होता है कि घर में पॉलिटिकल बातें नहीं करते। पत्नियां तो शिकायत करते हुए दिखती है। अगर आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा? ये बिल्कुल। क्या होता है कि घर में पॉलिटिकल बातें नहीं करते, तो जब रात को थक कर आते हैं तो कोई ना कोई किस्सा या हल्की फुल्की बातें करना, और जो थोड़ा सा भी टेंशन दे सकते हैं या कुछ कर सकते हैं उनकी सुबह, उसमें सुबह डिस्कशन। तो रात को पढ़ाई वाली बातें, कुछ धर्म की बातें, शैक्षिक बातें, और सुबह जो समाचार पत्र निकलता है या रात को जो कोई चिंता की बात है या कोई डिस्कशन करना, तो सुबह उस पर चर्चा होती है कि आप सोइए तो इत्मीनान से सोइए, बगैर तनाव के सोइए। खाना खा लीजिए तो फिर आप कुछ नहीं कर। इनकी डाइट बहुत कम है, आप कभी भी देखेंगे बहुत हमेशा स्नैक्स फॉर्म में खाते हैं। भूख भी लगेगा ना, तो ये कभी तो अगर मैं तय है कि 2 रोटी तो 2 ही रोटी खाऊंगा, कभी चाहे भूख जितने लगा हो, जो नियम है उससे ऊपर डाइट नहीं खा सकता। यहाँ हमारे दिन तय हैं। संडे है, जब से बने हैं 2 साल से, सैटरडे संडे को भी ऑफिस खुलता है। हम लोग रूटीन की तरीके से काम करते हैं, संडे को भी छुट्टी नहीं कोई। नाश्ता करने के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर चुनावी अभियान पर निकल पड़े। हम मौजूद हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के पुश्तैनी आवास पर, जहां में वहां पे मंदिर से आशीर्वाद लेकर के, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के वो निकले हैं। अब एक बार फिर मोदी सरकार के संकल्प के साथ जनता के बीच जाएंगे। सर, आज कहां कहां का दौरा है? आज सबसे पहले हम लोग अमेठी जा रहे हैं, और उसके बाद फिर कन्नौज का दौरा है। अमेठी में कार्यकर्ताओं का की सभा और सम्मेलन है, और उसी तरीके से
जो कन्नौज है वहाँ भी कार्यक्रम है। तो हम चलते हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ, पूरी टीम हमारी रहेगी डॉक्टर साहब के साथ। डिप्टी सीएम अपने घर से निकले तो बाहर कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। पहले दिनेश शर्मा ने उनकी समस्याओं को सुना, फिर गलियों से होते हुए पीपल के पेड़ को प्रणाम किया। दिनेश शर्मा कई वर्षों से घर से निकलने के बाद इस पीपल के पेड़ को प्रणाम करते हैं और फिर पुराने छोटे से मंदिर के सामने शीश झुकाकर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर मोदी सरकार की विजय संकल्प को लेकर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जनसभाओं का दौर इनका शुरू हो गया है। हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव में। सर, क्या है सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में 5 वर्षों तक 150 से ऊपर योजनाओं को कार्यान्वित किया है और उनका जो मुख्य टारगेट था वो गरीबों को की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन करना, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, उनकी आमदनी को दोगुना करना। और मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के इतिहास में जो सबसे बेहतर तालमेल हो सकता था केंद्र और प्रदेश का, वो श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की जो जोड़ी थी, 2 वर्ष में मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का एक इतिहास लिखा गया है। गांव-गांव शौचालय हो जाना, आज़ादी के बाद भी 70 साल से ऊपर बीत जाने के बाद भी लाइट, कई जगह बिजली ना होना और सब जगह बिजली को आच्छादित कर देना, 24 घंटे शहरों में और 20 घंटे आपके तहसील में, 18 घंटे गांवों में बिजली दे देना, और साथ साथ इस प्रकार की व्यवस्था को सुनिश्चित करना कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर लाख लोगों को इसका लाभ मिले, करोड़ों लोगों को गैस के चूल्हे घर में मिले। क्या चाहिए व्यक्ति को? घर में खाने के लिए रसोई हो, उसको रहने के लिए मकान हो, उसको जो महिला और बहन हैं उनके लिए शौचालय हो, जो मूलभूत आवश्यकताएं थीं। रोजगार कैसे करें? मुद्रा लोन, 59 मिनट में मुद्रा लोन 1 करोड़ रुपए तक का। किसानों को 6,000 रुपये साल उनके सम्मान राशि के रूप में, यूरिया को नीम कोटेड यूरिया करके उपलब्ध कराने का प्रयत्न। लेकिन राहुल गांधी विशेषकर अब ये फोकस कर रहे हैं जिस तरह से पीएम को, और उनका कहना है कि बिल्कुल वो राफेल का मुद्दा उठा रहे हैं, या फिर चौकीदार का कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि चौकीदार अमीरों का होता है। तो इस तरह का जो विपक्ष का रवैया है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है और 5 साल वो कोई आरोप नहीं लगा पाया, तो अब वो सुरक्षा से संबंधित विषयों को जोड़ रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जिस पर सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है और जिस पे जनता जानती है कि किस प्रकार से दुष्प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। तो मुद्दा है नहीं, विकास के नाम पर वो बात नहीं कर सकते। आज गन्ना किसानों को हमने 57,000 करोड़ से ऊपर का भुगतान कर दिया है। सपा बसपा के समय का भी जो भुगतान था वो भी हमने किया है। आज गेहूं और धान का क्रय केंद्र खोल के हमने एक रिकॉर्ड, आज तक के आज़ादी के बाद ये इतिहास बना कि सरकार ने डायरेक्ट खरीद करी किसानों से। आज हमने नए विश्वविद्यालय खोले हैं, नए मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, आज आईएएम्स और एम्स खोले हैं। तो इनके पास वो लोग बोलने के आज काम कर रहे हैं जिन्होंने अमेठी में, अगर आप देखो तो आज तक गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। जो सड़कें बनी बीजेपी के कार्यकाल में बनी, अभी 2 साल में बनी। तो जो आज यहाँ पर विकास हो रहा है अमेठी में, वो आज इस सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। आज़ादी के बाद 3/4 समय केवल गांधी परिवार यहाँ का नेतृत्व करता रहा और आज यहाँ पर कोई विकास नहीं, रायबरेली में कोई विकास नहीं। आज जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर एक पार्टी है जो परिवार के आधार पर लड़ रही, अपने संयोजक को ही अलग करके लड़ रही। एक दूसरी पार्टी है जो जाति के आधार पर लड़ती थी, अब अपने परिवार का अपना उत्तराधिकारी भी अपने रिश्तेदार को लेके आ रही। कांग्रेस पार्टी के बारे में तो हमेशा से कहा जा रहा है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, अभी से कोई बता सकता है कि वही होगा जो गांधी परिवार में पैदा होगा। बीजेपी के बारे में कोई नहीं कह सकता है। तो ये मुद्दा है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रवादी जो विचारधारा की शक्तियां हैं एक तरफ हैं, और जो विपरीत विचारधाराओं की जो सम्मिलित एक दूसरे के परस्पर विरोधी शक्तियां हैं, वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव भी इस चीज को लेकर के आप लोगों पे हमलावर दिख रहे हैं।
बसपा भी बीच बीच में हमलावर दिखती है। तो महागठबंधन और गठबंधन की जो बात है यूपी में खासकर, उसको आप किस तरह से देखेंगे, किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, महा का कांग्रेस तो निकल ही गया, अब वो लोग महागठबंधन जगह गठबंधन बोलने लगे और गठबंधन के आगे अब आप जल्दी जल्दी देखते जाइएगा, नेताओं का बंधन हुआ है, कार्यकर्ता बंधन मुक्त हैं। सपा के कार्यकर्ताओं का शोषण बीएसपी के कार्यकाल में हुआ और बीएसपी के कार्यकर्ताओं की उत्पीड़ना सपा के नेताओं ने किया। ये कभी एक नहीं हो सकते और इनका जो स्वाभाविक जो साथी और सहयोगी दिखाई पड़ता है उनको, वो बीजेपी दिखाई पड़ती है, जो सबका साथ सबका विकास, किसी से द्वेष नहीं, किसी से बैर नहीं, डेवलपमेंट हमारा प्रोसेस है और उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी। आप देखेंगे कि ये जो विभिन्न विचारधाराओं वाले दल हैं, ये पहले तो आपस में लड़ेंगे और लड़ने के बाद अब आज कहते हैं कि मैं उनसे पूछो तो आपका नेता कौन है, तो सपा से पूछो कि नेताजी प्रधानमंत्री बनेंगे, कहेंगे बाद में बताएंगे। बसपा से पूछो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बाद में बताएंगे। ममता जी से पूछो आप चुनाव नहीं लड़ रही हो, प्रधानमंत्री आप कैसे बनोगी। शरद पवार जी से पूछो आप प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हो, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो। मायावती जी से पूछो चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो ये विकृतियां हैं सहयोगियों में और गठबंधन में, और मैं समझता हूं कि ये वाला चुनाव मोदी जी को पिछले बार से ज़्यादा बहुमत की सरकार देगा और उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि अब की बार 74 पार। अब की बार 74 पार का नारा है और अब की बार फिर मोदी सरकार, ये भी बीजेपी संकल्प लेकर के चल रही है। अब देखना होगा कि ये चुनावी जनसभा है, जो दौरा है, जो लोगों के जुनून है बीजेपी नेताओं का, वो कितना कारगर होता है, ये देखने वाला होगा। विमान में हमसे बात करते करते दिनेश शर्मा अमेठी पहुंचे। यहाँ दिनेश शर्मा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी जिंदाबाद के नारों के बीच दिनेश शर्मा मंच पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। आने के बाद केवल आने के पिकनिक मनाने के लिए नहीं आएंगे, फोटो खिंचाइए, मीडिया लाइए और चौकीदार के लोग जीतने चाहिए। मोदी जी पीएम बनेंगे, स्मृति जी एमपी बनेंगी, बीजेपी का राज होगा। अगर होगा ना, चौकीदार आप भी हो चौकीदार। उन वीर सैनिकों की शहादत का हमारी अमेठी से धुआंधार प्रचार करने के बाद दिनेश शर्मा फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उतरते ही फूलमाला पहनाकर कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद सड़क मार्ग से डिप्टी सीएम कन्नौज पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। वो सतर्कता के साथ में पहरा देने लगा है और घर घर चौकीदार, जैसे बोलते थे ना कि घर घर अफजल पैदा होंगे, अफजल तो पैदा हुए नहीं और अफजल को पैदा करने वालों को वहां घुसकर मोदी जी ने जो बच्चे कुचे थे उनको भी खत्म हमारी सेना ने किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में लोगों को इस देश के प्रति समर्पित रहने का जो आज अवसर मिला है वो हमारे प्रधानमंत्री के कारण मिला। और मैं आपको इसलिए कहानी किससे सुना रहा हूं कि समय के बदलाव के साथ में आज देखो, मुझे दुनिया के कई देशों में जाने का अवसर मिला। एक समय वो था कि पाकिस्तान ने मोदी जी का अमेरिका में आने पर प्रतिबंध लगा दिया था, और एक समय वो था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी जी वहां पर पहुंचे तो 1 लाख से ऊपर लोग जो व्हाइट हाउस अमेरिका का है उसके बाहर खड़े हुए मोदी 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 कर रहे थे। और वही अमेरिका का राष्ट्रपति जो हिंदुस्तान के जब प्रधानमंत्री जाते थे तो उनको लाइन लगवाकर बैठाते थे, 2-2 दिन भेंट करने का समय नहीं देते थे। वही ओबामा हाथ में गुलदस्ता लिए 1 घंटा 17 मिनट तक खड़े रहे कि नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं, उनका स्वागत करने का अवसर उनको मिल जाएगा। ये परिवर्तन हुआ है हमारे भारतवर्ष में। कन्नौज अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की सीट है, लिहाजा यहां बीजेपी पूरा जोर शोर लगा रही है। कन्नौज में जनसभा को संबोधित करने के बाद लगभग रात 8 बजे सड़क मार्ग से डिप्टी सीएम लखनऊ वापस लौट गए। यानी सुबह से लेकर रात तक बिना रुके बिना थके दिनेश शर्मा चुनावी अभियान में जुटे रहते हैं।
सुबह 4 बजे से जो दिनचर्या शुरू होती है डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की, वो अब जाके खत्म हुई है। रात को 8 बजने वाले हैं और कई जनसभाओं का उन्होंने संबोधित किया है। कई जनसभाओं का, अमेठी गए, फर्रुखाबाद गए, कन्नौज गए, कभी हवाई यात्रा हुई तो कभी रोड बाई रोड हुई। और आप सर थके हैं कि नहीं अभी तक? चुनाव तक तो थकावट नहीं आएगी। रास्ता थोड़ा सा लंबा हो गया। दिल्ली से सुबह ही 2:30-3 बजे लौटा था, फिर 6 बजे सुबह फिर निकलना हुआ। अमेठी जहाँ पे उतरा 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर आगे था, फिर 70-80 किलोमीटर फर्रुखाबाद से जहाँ पर उतरा आगे था। प्रसन्नता इस बात की कि अपार जनसमूह जिस प्रकार से टूट रहा था, मैं समझता हूँ कि मोदी जी का, अगर पिछले चुनाव को 2014 को हम कहें कि मोदी लहर थी, तो अब की मैं कह सकता हूँ कि चुनाव में ये विपक्षियों पर मोदी कहर है। और जिस तरह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है, एक पक्षी है, तो मुझको लगता है कि पिछली जो रिकॉर्ड्स होंगे अब की ध्वस्त होंगे उत्तर प्रदेश। सर आप हार्टलैंड में गए, एक तो कांग्रेस अध्यक्ष के लोकसभा क्षेत्र में गए, फिर आप कन्नौज जैसे जगह में गए जो अखिलेश यादव का डिम्पल वहाँ से चुनाव लड़ी हैं। तो कि जितना बड़ा मैदान था, पूरा मैदान कम पड़ गया। जितने लोग मैदान में खड़े थे उतने बाहर थे। और जबकि मैं लेट पहुंचा, लगभग 4 घंटा लेट पहुंचा था कन्नौज में, लेकिन कन्नौज के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर जो लग रहा था वो पिछले जो अत्याचार हुए कार्यकर्ताओं पे, और जो पिछले ज़बरदस्ती हमारा प्रत्याशी 17,000 से पीछे हुआ था, तो उसका एक तरीके का प्रतिकार लेना चाहते हैं कि हम अब की ज़्यादा से ज़्यादा लीड से जीते। ये कार्यकर्ताओं की जो भावना देखी है, और मोदी जी के कार्यों के प्रति, योगी जी के कार्यों के प्रति जो लोगों में श्रद्धा और जो विश्वास जगा है, मैं समझता हूँ कि बहुत दिन के बाद ये राजनीतिक स्थितियों का परिवर्तन है। और ख़ासतौर से जो सपा बसपा का अप्रत्यक्ष कांग्रेस के साथ में गठबंधन है, लोग तो साफ साफ कह रहे थे कि एक तरफ, एक जगह पर सहयोग, मैं गया कन्नौज, वहाँ कांग्रेस का समर्थन सपा को, फिर मैं गया अमेठी, वहाँ सपा बसपा सबका समर्थन कांग्रेस को, और बाहर निकलिए तो कहेंगे हम अलग अलग हैं। ये सपा और बसपा की कांग्रेस बी टीम है, और बीजेपी का वोट काटने के लिए इन्होंने आपस में समझौता करके ऐसे प्रत्याशियों को खड़ा करने की कोशिश की है जिससे बीजेपी के वोटों को प्रभावित कर सके। और मैं समझता हूँ कि ये भूल है इनकी। और इस चुनाव में 2 धाराएं अब की चुनाव लड़ रही हैं, दल नहीं लड़ रहे हैं। और उन 2 धाराओं के बीच में चुनाव है जिसमें राष्ट्रवादी धारा जो श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में है, मैं समझता हूँ उससे कोई मुकाबला इनका नहीं है। इनकी चुनौती आपस में एक दूसरे से है, बीजेपी से कहीं किसी की चुनौती नहीं है। बीजेपी से कहीं चुनौती नहीं है, और थकान चेहरे से दिख रहा है कि कल हर दिन की दिनचर्या है डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की, सुबह 4 बजे से उठ के, और जिस तरह से आज भी इन्होंने दौरा किया, लगातार ये दौरा चलता रहेगा। और फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को लेकर के ये लोग लगातार मैदान में जुटे रहेंगे। हम लोग अब अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं, और आगे भी हम लोग और दूसरे नेताओं के साथ इस यात्रा को न्यूज़ 18 सामने, जनता के सामने प्रस्तुत करते रहेगा। कैमरामैन गुलजार खान के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ।